अब हम पढ़ते हैं होम रूल लीग पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे, और लखनऊ का अधिवेशन जो हुआ तो वो पढ़ेंगे। अर्थात पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र का हमारा क्या उत्तर था, राष्ट्रवादी जो थे उन लोगों ने क्या उत्तर दिया अंग्रेजों को। देखो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 1918, और इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यूएसए, इटली, जापान ये सब एक तरफ थे। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, यूएसए, इटली, जापान एक तरफ थे। जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की एक तरफ थे, लड़ रहे थे। अब भारत किधर था, भारत इधर ही था ब्रिटेन की तरफ, क्योंकि ब्रिटेन का उपनिवेश था ना, तो भारत उधर ही रहेगा। इस प्रथम विश्व युद्ध में गरम दल, नरम दल सभी ने अंग्रेजों का साथ दिया था, क्योंकि उनकी उम्मीद थी, तिलक भी तो गरम दल में थे, इन्होंने भी साथ दिया। उनकी उम्मीद थी कि इस विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज हमें स्वशासन देंगे, ठीक है। इसमें अंग्रेजों के समर्थन देने के कारण ही, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को समर्थन देने के कारण ही ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को 1915 में कैसरे हिंद की उपाधि दी थी। कैसरे हिंद की उपाधि थी 1915 में दी थी। लेकिन ये हुआ नहीं, अंग्रेज़ों ने क्या किया, मतलब हमको स्वशासन नहीं दिया, इसीलिए फिर होम रूल लीग शुरू करना पड़ा। और ये होम रूल लीग जो शुरू क्यों किया गया था, तो आयरलैंड के होम रूल लीग के तर्ज पर शुरू किया गया था। आयरलैंड में भी होम रूल लीग आंदोलन शुरू हुआ था आज़ादी पाने के लिए, तो इसलिए यहाँ भी शुरू हुआ। तो इसके कारण यही थे, सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु, सरकार पर दबाव डालने हेतु ये आंदोलन शुरू किया गया। मार्ले मिंटो सुधार से मोह भंग हो चुका था, क्योंकि उन्होंने जो सुधार किया था मार्ले मिंटो, हमने यहाँ पढ़ा था ना, मार्ले मिंटो सुधार हुआ था ये, ठीक है। तो ये मतलब ये कोई इसने कुछ हमको दिया तो था नहीं, ये पीछे हमने पढ़ चुके हैं ना मार्ले मिंटो सुधार, तो इसने हमको वास्तव में तो कुछ दिया नहीं, इसलिए उससे मोह भंग हो चुका था स्वतंत्रता सेनानियों का। युद्धोपरांत भारतीयों पर आर्थिक बोझ, भाई जब युद्ध होता है तो हमारा आर्थिक खर्च सब उधर ही चला जाता है, तो टैक्स हम पे बढ़ा दिया जाता है युद्ध की खर्चा को पूरा करने के लिए, इसलिए बहुत बोझ बढ़ गया भारतीयों पर। बाल गंगाधर तिलक भी जेल से रिहा हो चुके थे, 1914 में जेल से वापस आ गए थे। एनी बेसेंट जो 1893 में भारत में आई थी, अब इन दोनों का योग नेतृत्व प्राप्त हुआ, ठीक है, योग नेतृत्व प्राप्त हुआ। युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की साम्राज्यवादी मंशा उजागर हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मंशा उजागर हो गई कि वो हम लोगों को छोड़ने वाला नहीं है, और वो अपना उपनिवेश बढ़ाता ही जा रहा है, ये मंशा उजागर हो गई थी। तो होम रूल लीग 2 भागों में शुरू की गई, आंदोलन शुरू किया। क्यों किया गया, देखो कुछ लोग, सबका लक्ष्य तो एक ही था कि हमें क्या करना, स्वशासन पाना है। क्या पाना है, स्वशासन पाना है। लेकिन कुछ लोग एनी बेसेंट के साथ मतलब अपनी सोच नहीं बैठती थी, और कुछ की सोच लाला लाजपत राय के साथ फिट नहीं बैठती थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपना अपना अलग अलग होम रूल लीग शुरू करते हैं। तो तिलक ने होम रूल लीग की घोषणा की अप्रैल 2016 में, ठीक है, अप्रैल 2016 में घोषणा की। उन्होंने कहाँ शुरू की, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में अपनी होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया। फर्स्ट मीटिंग उन्होंने कहा कि बेलगाम में की, और हेडक्वार्टर्स बनाया पूना को। इनकी होम रूल लीग ज़्यादा प्रभावी थी। और फिर एनी बेसेंट की होम रूल लीग कहाँ शुरू की, इन्होंने मद्रास, चेन्नई से इन्होंने घोषणा की सितंबर 1916 में। उन्होंने शेष भारत में 200 शाखाएँ खोली, इनकी शाखाएँ ज़्यादा थीं, ठीक है, 200 शाखाएँ खोली थीं। और इनके सचिव थे जॉर्ज अरुणडेल इनके सचिव बने। BM वाडिया, CP रामास्वामी अय्यर, ये भी इन्होंने भी इसमें इनके होम रूल लीग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। इस होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य क्या था, स्वराज्य की मांग करना। क्या मुख्य उद्देश्य था, स्वराज्य की मांग करना, क्योंकि होम रूल मतलब होता है, होम माने घर, रूल माने शासन, हो अपना शासन, स्वयं का शासन, घर का शासन। तो स्वराज्य की मांग करना, भाषाई प्रांतों की स्थापना करना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ठीक है, और स्वशासन से लोगों को परिचित कराना कि स्वशासन क्या होता है, स्वशासन में क्या होगा, इससे लोगों को परिचित कराना, ये होम रूल लीग का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और होम रूल लीग को जो है ना 1917 जो रूसी क्रांति थी उससे भी काफ़ी सहायता मिली, उससे भी उनको मोटिवेशन मिला, और इस क्रांति को आगे बढ़ाया। और इस क्रांति का जो मतलब तरीका क्या था, क्रांति का अगर तरीका देखें तो जनसभाएं करना था। क्या था, जनसभाएं करना था, परिचर्चा, आयोजन, सम्मेलन करना था। तब ये जनसभाएं करते थे, परिचर्चाओं का आयोजन करते थे, सम्मेलन करते थे, लोगों से मिलते थे, स्वशासन के बारे में बताते थे, अंग्रेज़ों की क्या मंशा है इसके बारे में लोगों को बताते थे, ठीक है, कि अंग्रेज़ हमें कभी आज़ाद नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ये सब करते थे। ये पुस्तकालय, अध्ययन कक्षाएं, विद्यार्थियों की कक्षाएं, यहाँ पर पुस्तकालयों का इन्होंने स्थापना की, अध्ययन कक्षाएं लगाई, विद्यार्थियों की कक्षाओं में गए, विद्यार्थियों की कक्षाएं लगाई, उनको भी जागरूक किया। समाचार पत्र, ठीक है,
समाचार पत्र है, पम्पलेट्स है, पोस्टर है, पोस्ट कार्ड है, ये सब छपवाए और बांटे लोगों को, ठीक है। समाचार पत्र हैं जैसे राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन करते थे लोग, हाँ। और पम्पलेट, पोस्टर, पोस्ट कार्ड, नाटकों एवं धार्मिक गीतों जैसे गीतों इस प्रकार के तरीकों के माध्यम से अपने प्रयासों में लोगों को सम्मिलित किया, उनको जागरूक किया, ठीक है। सब किया, जागरूक किया है, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाई। इसमें एनी बेसेंट ने भी कुछ पत्र प्रकाशित किए, जैसे न्यू इंडिया था, कॉमनवेल्थ था, ये पत्रिकाएं प्रकाशित की। कौन? एनी बेसेंट ने, यार रखना पूछ सकता है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसने प्रकाशित किया था? एनी बेसेंट ने प्रकाशित किया था, ठीक है। अब इससे प्रभाव क्या हुआ? ठीक, प्रभाव ये हुआ, ठीक है, इससे ना होम रूल लीग जो हमारा था, इससे लोगों में बहुत जागरूकता, इसका बहुत प्रभाव हुआ, ठीक है, ठीक है। बहुत लोगों में जागरूकता है ना, तमाम से नेताओं ने इसकी सदस्यता ग्रहण की, इससे मोटिवेट होकर ना, ये सब जो कार्यक्रम चल रहा था इससे मोटिवेट होकर तमाम नेताओं ने, जैसे इसमें अन्य सदस्य कौन से राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की? मोतीलाल नेहरू जैसे राष्ट्रवादी नेता थे, इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। जवाहरलाल नेहरू ने, तो जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, के मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय इत्यादि राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इसकी सदस्यता ग्रहण की। होम रूल लीग की सभी ने सदस्यता ग्रहण की। इसका प्रभाव काफ़ी हुआ, अंग्रेजों पर काफ़ी दबाव आया कि जनता में काफ़ी जागरूकता आई। ये सब नेता जो थे, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, चित्तरंजन दास, के मुंशी, बी चक्रवर्ती, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय इत्यादि नेताओं ने इसकी सदस्यता ग्रहण की। जब ये सब देखा अंग्रेजों ने, तो भैया अंग्रेजों के कान खड़े हो गए कि भाई इसको एकदम बैठा दो, मतलब इस आंदोलन को दबाओ, नहीं तो मतलब लोगों को जागरूक करेगा तो जनता विद्रोह कर देगी, जनता विद्रोह कर देगी तो किसको मारोगे? शासन तो कोई भी सरकार हो, शासन करने के लिए जनता तो बहुत ज़रूरी है ना। जनता, भूभाग, हमने सब पॉलिटी में पढ़ा है, शासन करने के लिए क्या जरूरत है भाई? भूभाग होना चाहिए तुम्हारे पास, जनता होनी चाहिए, एक टेरिटरी होनी चाहिए ना, भूभाग होनी चाहिए, जनता होनी चाहिए, तभी तो शासन करोगे। तो सरकार चौकन्ना हो गई, इसने रुख बना लिया। रुख क्या अपनाया इसने? ठीक है, तब कड़ी कार्रवाई शुरू की, दमनात्मक कार्रवाइयाँ शुरू कर दी, सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, तिलक एनी बेसेंट पर मुकदमा ठोंक दिया, इन लोगों को जेल में डाल दिया, एनी बेसेंट को जेल में उठा के डाल दिया, तमाम गिरफ्तारियाँ की। मतलब दबाने का कोई मतलब अवसर छोड़ा नहीं, ठीक है। अच्छे से आंदोलन को दबाने की कोशिश की, मतलब पूरा कार्रवाई की, दमनात्मक कार्रवाई, सभाओं पर प्रतिबंध, तिलक एनी बेसेंट पर मुकदमा, एनी बेसेंट को जेल में, गिरफ्तारियाँ, और भी नेताओं को, काफ़ी लोगों को भी जेल में इन्होंने उठा के डाल दिया, ठीक है। अब क्या हुआ था, 1917 तक आते आते ये आंदोलन ठंडा पड़ गया। 1919 तक आते आते आंदोलन क्या हो गया, 1919 तक पूरा आंदोलन क्या हुआ, एकदम ठंडा पड़ गया, तो लगभग ख़त्म हो गया था। अब ठंडा क्यों पड़ गया? इसका कारण था क्योंकि अब क्या था ना, आंदोलन का प्रभावी संगठन का अभाव हो गया। क्योंकि अभाव क्यों हो गया भाई? हमारे एनी बेसेंट को जेल में डाल दिया गया, ठीक है, और भी तमाम गिरफ्तारियाँ, जो मुख्य नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया। और 1917 से 1918 में काफ़ी सांप्रदायिक दंगे भी हुए, सांप्रदायिक दंगों से इसमें आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, ठीक है। एनी बेसेंट को तो जेल में डाल ही दिया गया था। इसके बाद अतिवादियों ने जो अतिवादी थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो गर्म दल के, काफ़ी गर्म दल के थे, इन अतिवादी क्रांतिकारियों ने 1918 में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपना लिया। मतलब अहिंसा करने लगे, मतलब कहीं रेल की पटरी तोड़ देना, किसी अंग्रेज की हत्या कर देना, ये सब जो अहिंसात्मक प्रतिक्रिया करोगे तो भैया अगर अब पुलिस को हम मारेंगे तो पुलिस क्या हमको छोड़ेगी? फिर बेकसूर जनता को भी पीटना शुरू कर देगी, जहाँ भी बैठे लोग मिल जाएंगे वहाँ पीटना शुरू कर देगी। तो ये सब वो जब अहिंसात्मक प्रतिक्रिया हुई 1918 में शुरू की, तो अंग्रेजों ने भी और तेज़ दबाना शुरू कर दिया, ठीक है। और 1918 में फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आ गया था, एक कानून बना दिया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून बनाया, कुछ चीज़ें इन्होंने मान लिया। 1918 में क्या आ गया तुम्हारा, मॉन्टेग्यू, जुलाई 1918 में आ गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इससे भी क्या हो गया तुम्हारा, कुछ लोगों का मतलब उत्साह कम हो गया कि भाई सरकार ने कुछ मांगे हमारी मान ली हैं। और 1918 में थे लाइबल मामले में, ये ध्यान रखना, ठीक है, जो ये मामला है तुम्हारा, क्या कहते हैं, लाइबल मामला, कभी पूछ सकता है, लाइबल मामला, ठीक है। ये लाइबल जो मामला है किससे संबंधित है, लाइबल मामला, ठीक है, ये हमारा किससे संबंधित है, लाइबल मामला 1918 कब का है, ये 1918 का, ठीक। लाइबल मामला 1918 का किससे संबंधित है, तो लाइबल मामला जो 1918 का संबंधित है तिलक जी से। क्यों संबंधित तिलक जी से, तो 1918 में क्या हुआ, तिलक जी चले गए वहाँ, चले गए लंदन, ठीक है। लंदन क्यों चले गए, क्योंकि तिलक जी को ये जो था ना वेलेंटाइन सिरोल तुमने सुना होगा, वेलेंटाइन सिरोल ये है, ठीक है। वेलेंटाइन सिरोल जो था, सिरोल ने
वैलेंटाइन रोल ने क्या कहा था ना, तिलक के खिलाफ, मतलब ये कहा था कि तिलक जी जो हैं भारत की उग्रवादी राजनीति के जनक हैं। इन्होंने क्या कहा था कि तिलक जी जो हैं भारत की उग्रवादी राजनीति के जनक हैं, कि उग्रवादी जो राजनीति है, उग्रवादी जो राजनीति है, उग्रवादी राजनीति के जनक हैं। ठीक है, क्या है ये कि जनक हैं तिलक के बारे में इसने ये कहा था। इसने वैलेंटाइन रोल ने कहा कि जो हमारे ये हैं क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, ये इसके जनक हैं, भारत में उग्रवादी राजनीति के जनक हैं। इसलिए ठीक है, तिलक ने इन पर मुकदमा ठोक दिया था वैलेंटाइन रोल पे। आत्मसम्मान है भाई, तुम उनको उग्रवादी राजनीति के जनक कह रहे हो, तो ये उस मुकदमा लड़ने के लिए विदेश चले गए थे। ठीक है, इस पर, और जब ये विदेश चले गए, ठीक है, उसके बाद 1917 में इनको रिहा भी कर दिया गया। 1917 में भारत क्या कहते हैं, हाँ, इनको जेल से रिहा भी कर दिया। सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को भी जेल से रिहा कर दिया गया। मॉन्टेग्यू वो कानून आ गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून आ गया था। और 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव ES मॉन्टेग्यू के माध्यम से ब्रिटिश घोषणा हो गई थी ना, ठीक, कि युद्ध के बाद हम स्वायत्त संस्थाओं की स्थापना करेंगे, ये सब घोषणा हो गई। इसलिए 1919 तक आंदोलन क्या पड़ गया, ठंडा पड़ गया। फिर क्या हुआ, और इसलिए ये सब जब हो गया, एनी बेसेंट भी रिहा हो गई थी, तो इसलिए आंदोलन क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। अब क्या हुआ, अप्रैल 1920 में गांधी जी से होम रूल लीग अध्यक्षता स्वीकार करने का निवेदन किया गया। तो गांधी जी भी आ गए थे, आ चुके थे अब तक भारत में। तो अप्रैल 1920 में गांधी जी ने होम रूल लीग की अध्यक्षता स्वीकार कर ली। और अक्टूबर 1920 बम्बई में, जिसको तब बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे में इसका नाम क्या रख दिया, स्वराज सभा कर दिया। इसका नाम बदल के स्वराज सभा कर दिया। तो देखा होम रूल लीग में क्या क्या हुआ, ये मतलब नेताओं का भी पूरे सदस्य क्या थे, तो तभी बता सकते हैं हम। उसके बाद देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 में ना। तो इसके अध्यक्ष कौन थे, अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्ष थे। ठीक है, और मुख्य विरोधी क्या थी, गरम दल और कांग्रेस में पुनः समझौता हो गया। गरम दल और नरम दल में पुनः मतलब समझौता हो गया था। गरम दल कांग्रेस में पुनः प्रवेश हो गया था, और कांग्रेस में मुस्लिम लीग के मध्य भी समझौता हो गया था। ये संयुक्त घोषणा पत्र एक बनाया गया था। ठीक है, कांग्रेस द्वारा मुस्लिम लीग की पृथक प्रतिनिधित्व मांग स्वीकार कर ली गई थी। देखो, ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन में जो मुस्लिम की मांग थी, पृथक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया। इसके दूरगामी प्रभाव हुए, इसके प्रभाव बहुत दूरगामी, बहुत गलत प्रभाव हुए थे। ठीक है, ये हुआ था 1916 में। ठीक है, जो अधिवेशन हुआ था। ठीक है, और ये मतलब इतना इसमें याद रखना है, इसमें क्या हुआ था, मेन 1916 में होता, लखनऊ में अध्यक्ष थे, और नरम दल फिर एक हो गए, और मुस्लिम कांग्रेस और मुस्लिम भी एक हो गए। इसमें इसके मांग को स्वीकार कर लिया गया था। इसके दूरगामी बहुत प्रभाव हुए, इसका विरोध भी किया था। यहाँ तक जिन्ना ने भी इसका विरोध किया था कि ये सब ना स्वीकार करो, इससे धर्म की राजनीति में प्रवेश होगा। तो लेकिन ये किया गया। महात्मा गांधी भी इस समय थे, इसलिए सबको महात्मा गांधी एक साथ लेके चलना चाहते थे, इसलिए सब ये हुआ। ठीक है, इसी के फलस्वरूप आगे देखते हैं, इसके फलस्वरूप क्या हुआ। मॉन्टेग्यू की जो घोषणा हुई अगस्त 1917 में, देखा, जिससे होम रूल लीग आंदोलन खत्म किया था। तो मॉन्टेग्यू की घोषणा में क्या हुई, शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी उत्तरोत्तर बढ़ेगी। इन्होंने घोषणा की कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। स्वशासी संस्थाओं का विकास किया जाएगा, जिससे अधिकाधिक प्रगति होगी। ठीक है, और भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की स्थापना होगी। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में कहा था। ठीक है, अब महत्व क्या हुआ, भारतीयों के लिए स्वशासन प्राप्ति सरकारी नीति बन गई। अब ये महत्व, इसका महत्व, मेन महत्व ये था कि स्वशासन की प्राप्ति अब सरकारी नीति बन चुकी थी, क्योंकि सरकार ने कहा कि अब भारतीयों को उम्मीद हो गई कि अब स्वशासन प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि सरकारी नीति बन गई है। ठीक है, भारतीयों की आपत्ति क्या थी, अब फिर भी भारतीयों ने क्या आपत्ति की कि भारतीय स्वशासन की स्थापना कि निश्चित समय तय नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें डेट नहीं बताई गई कि आपको कब हम स्वशासन देंगे। ये नहीं बताया गया, हाँ, कहा कि हम स्वशासन आगे दे देंगे, उत्तरोत्तर बढ़ाते रहेंगे भारतीय की भागीदारी, फिर एक दिन तुमको स्वशासन दे देंगे, लेकिन कब देंगे डेट निश्चित नहीं हुई। अगर मॉन्टेग्यू की घोषणा में बता दे कि फला डेट को स्वशासन देने की घोषणा हुई तो गलत होगी, क्योंकि इसमें डेट निश्चित नहीं हुई। भारतीयों की मेन आपत्ति यही थी। और फिर और कहा कि भारतीयों ने कहा कि उत्तरदायी शासन की प्रगति क्या होगी, ये प्रगति क्या कैसे होगी, तय करने का अधिकार केवल सरकार को था कि उसकी प्रकृति और प्रकृति कैसी होगी, कैसा सुशासन होगा और उसको कैसे लाना है, ये सब तय करने का अधिकार किसको था, केवल सरकार को था, भारतीयों को नहीं दिया। इसलिए भारतीयों की आपत्ति थी। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ पत्र हम देख लेते हैं, कौन किसने लिखा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का पत्र था अल हिलाल, मोहम्मद अली का था कामरेड। ठीक है, कामरेड है, ठीक है, कामरेड याद रखना, कामरेड मोहम्मद अली का कामरेड था।
और ये तुम्हारा तिलक जी जो पत्र प्रकाशित करते थे वो केसरी मराठी में था, मराठा अंग्रेजी में था, ठीक है। अगरकर का सहयोग भी उन्होंने लिया था। मराठा किस में था? अंग्रेजी में। केसरी में था? मराठी में। वीर राघवाचारी द हिंदू प्रकाशित करते थे अंग्रेजी में, इन्होंने मद्रास में द हिंदू अंग्रेजी में मद्रास में प्रकाशित किया वीर राघवाचारी। मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला से प्रकाशित बांग्ला में शुरू की, कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है। अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता में मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष ने बांग्ला भाषा में अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता में प्रकाशित करना शुरू किया। मोतीलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंस अखबार शुरू किया 5 फरवरी 1919 को इलाहाबाद में। 5 फरवरी 1919 इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू ने द इंडिपेंडेंट अखबार शुरू किया। तो ये हो गए, ध्यान रखना, मतलब क्वेश्चन आए हैं उसके ये थोड़ा फैक्ट डालिए हैं क्योंकि फैक्ट ही हमारा एग्जाम में पूछता है। देखो कुछ उपाधियाँ थी। मंगल बाबा गांधी जी को कहते थे, मंगल बाबा गांधी जी को सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान को देश बंधु की कहते थे, चित्तरंजन दास को दीन बंधु CF एंड्रज को, दीन बंधु CF एंड्रज को, और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। तो मंगल बाबा गांधी जी को सीमांत गांधी, अब्दुल गफ्फार खान को, देश बंधु चित्तरंजन दास को, दीन बंधु CF एंड्रूज को और बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को ये कहते थे। एक हमारी कोटेशन है, पीछे देखो ये लिखी थी, हमने नहीं पढ़ा था, पढ़ लेते हैं। तभी पूछ देता है कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगा तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है, महात्मा गांधी का विकल्प में होगा तो लोग टिक लगा सकते हैं, इसलिए अगर आ गया कभी क्वेश्चन ईश्वर, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करने लगा तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानूंगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। तो इससे स्पष्ट है कि ये भी अस्पृश्यता छुआछूत के बहुत विरोधी थे। तिलक ने भी ये आंदोलन चलाया था कि भाई ये छुआछूत मिटाओ, सब भारतीय हैं, सब बराबर हैं, सबको बराबर लेकर चलो। तो ये हो गया हमारा, पढ़ लिया हमने 1914 से 1918 तक क्या क्रिया विधि हुई। अब आगे हम पढ़ेंगे 1919 से 1939 तक। सारे हमारे फैक्ट क्रमवाइज हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में, आधुनिक भारत में कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप इसको पढ़ते रहिए, स्पेक्ट्रम किताब ले आइए, उससे थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए और बाकी सारांश है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आधा आ गया तो उसको छोड़ देना, ठीक है। मेन याद हो जाएंगे इसे। जय हिंद, जय भारत।